नमस्कार, स्वागत है चर्चा में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीबीजी रामजी के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले कानून के नियमों पर सार्वजनिक राय मांगी गई है, जो मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण विकास का नया ढांचा स्थापित करेगा। ये मसौदा नियम अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। प्रस्तावित नियमों में संक्रमणकालीन प्रावधान यानी कि जब मनरेगा समाप्त होगा और जब वीबीजी रामजी अधिनियम लागू होगा, उस संक्रमणकालीन अवधि में जो संक्रमणकालीन प्रावधान है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति और केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चों, शिकायत निवारण और मजदूरी के भुगतान से संबंधित प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। बेरोजगारी भत्ता और सामान्य आवंटन से अधिक खर्च का विवरण भी नियमों में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ये नियम पूरे देश में अधिनियम के लिए संस्थागत, प्रशासनिक, वित्तीय और शासन का ढांचा स्थापित करेंगे। परामर्श प्रक्रिया का लक्ष्य सहभागी शासन सुनिश्चित करना है और राज्यों, संस्थानों, विशेषज्ञों और आम नागरिक के साथ साथ रचनात्मक प्रतिक्रिया हासिल करना है। तो क्या है ये मसौदा नियम, क्या है मसौदा नियम जो जारी किए गए हैं वीबीजी रामजी के, और कैसे 1 जुलाई से मनरेगा के बाद ये युगांतकारी परिवर्तन लाएगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय भी। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मसौदा अधिनियम में, प्रारूप नियम में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। वीबीजी रामजी अधिनियम के प्रारूप नियम जारी किए गए हैं और अंतिम रूप से इसे लागू करने से पहले व्यापक परामर्श के लिए ये किया गया है। जनता और साथ ही साथ जो अन्य हितधारक हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं। एक व्यापक परामर्श के बाद जो ग्रामीण स्तर के जो फीडबैक मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल किए जाए और उनसे इसे ग्रामीण स्तर पर, धरातल पर लागू किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण रोजगार और आजीविका सृजन पर ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ मनरेगा से नए ढांचे में संक्रमण को आसान बनाना इस नए प्रारूप नियम की कोशिश है। ये नियम जो है किस तरीके से इस पूरी के पूरे कानून को, इस पूरे के पूरे मिशन को कह सकते हैं, कानून की जगह इस रोजगार मिशन कह सकते हैं, इसे कैसे समावेशी, सहभागी और पारदर्शी बनाए, ये सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ ये प्रारूप नियम में परामर्श लिया जाएगा हर ऐसे हितधारकों से। एक व्यापक सार्वजनिक चर्चा की जाएगी और परामर्श किन किन लोगों से लिया जाएगा, उसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे। विशेषज्ञों के अलावा व्यापक सार्वजनिक परामर्श होगा और हितधारक जो हैं, जो चाहे वो मजदूर या श्रमिक वर्ग हो या फिर समाज के अन्य वर्ग हो या श्रमिक कार्य से जुड़े हुए अन्य एजेंसियां और संस्थाएं हों या विशेषज्ञ हों, उनकी राय और सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के यानी आम जनमानस के रचनात्मक सुझाव होंगे और जो कि इसे पारदर्शी और अधिक समावेशी स्वरूप देंगे। नियमों में अंतिम रूप से सुधार से पहले इन सभी मिले गए जो फीडबैक हैं उनको शामिल किया जाएगा। और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये सुझाव दे सकते हैं? कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में है ये प्रारूप नियम, कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है। राज्य सरकारें सुझाव दे सकती हैं, श्रम संगठन और संस्थान सब सुझाव दे सकते हैं, श्रमिक समूह सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञ के अलावा आम नागरिक और सामाजिक संगठन जो है इस प्रारूप नियम पर सुझाव दे सकते हैं। तो कैसे ये प्रारूप नियम एक और समावेशी स्वरूप प्रदान करेगा वीबीजी रामजी को, और कैसे ये एक युगांतकारी परिवर्तन लाएगा मनरेगा के बाद जब 1 जुलाई से लागू होगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर चौगांवकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है समीर जी आपका। और दीपशिखा सिकरवार जी, जो कि वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में और आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। समीर चौगांवकर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वीबीजी रामजी अधिनियम, या फिर जिस तरीके से कहें कि पूरी तरीके से अधिसूचित होकर कानून का स्वरूप ले चुका है और अब ये परामर्श के लिए मसौदा नियम जारी किए गए हैं, क्या मकसद, क्यों आवश्यकता और मसौदा नियम से क्या कुछ लाभ? देखिए अश्विनी जी, जब ये जी राम जी बिल आया था तो विपक्ष ने किस तरीके से इस मामले को लेकर संसद में होल्ला मचाया था, जबकि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने इसके तमाम विस्तार से इसकी बातें बताई थी। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि यह सरकार एक अपने एजेंडे के तहत इसको लेकर आ रही है और मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस संदर्भ में अपने बयान दिया था और अब जब सरकार इसके लिए लेकर आ रही है
तो सरकार चाहती है कि सबका पार्टिसिपेशन इसके अंदर पूरी तरीके से हो। और देखिए, सुझाव देने के लिए कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है इसके अंदर, सबके लिए इसमें प्लेटफॉर्म सरकार ने खुला रखा है। इसको जो सुझाव लगता है सरकार को दे सकता है, और सरकार को लगेगा ये सुझाव मानना जी राम जी के हित में है, बिल के हित में है, कुछ चेंजेस करना है, तो सरकार उस पर विचार करेगी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मनरेगा में तमाम तरह की दिक्कतें थी, सरकार ने उसे खत्म करके इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से गरीब मजदूरों के हित पर किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है, उनकी आजीविका कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनका रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनको आर्थिक रूप से स्टेबल कैसे किया जा सकता है, उस दिशा में इसको लेकर सरकार आई थी। और मुझे लगता है कि उसी दिशा में ये जो मसौदा सरकार लेकर आई है, ये उसी का एक बड़ा हिस्सा के रूप में देखा जाना चाहिए। जी, दीपशिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष की कुछ अपनी आशंकाएं थी या विपक्ष की कुछ अपनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं थी, उन पर गए बगैर अगर देखिए जो वीबी जी राम जी है और मनरेगा, इन दोनों को किस रूप में देखती हैं? काफ़ी कुछ ज़्यादा श्रमिक हितैषी, बहुत ज़्यादा व्यापक, समावेशी, और अब हर व्यक्ति का फीडबैक भी शामिल करने का मौका। कितना अंतर मनरेगा के कंपैरेटिवली अगर देखें वी राम जी, श्रमिकों के हितों के लिहाज से? देखिए, अगर आप वी राम जी और मनरेगा दोनों के ढांचे को देखें, तो जो मनरेगा में शिकायतें आ रही थी राज्यों से कि गड्ढा खोद करके और जो है बहुत उसमें यूटिलाइजेशन जो हो रहा था उस योजना के तहत, उसमें मिसयूज जो है उसके बहुत रिपोर्ट्स थे। जी जी। और वी राम जी में सरकार जो है उस ढांचे को रख रही है, कंटिन्यू किया है सरकार ने, लेकिन कोशिश ये है कि चूंकि सरकार की तरफ से इस पर इतना खर्चा किया जाता है, तो जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर इस योजना का इस्तेमाल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, जो गांव के लिए हो, और भी जिस तरह का ढांचा जो है जो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में जरूरत हो, उसको इस योजना के तहत तैयार किया जाए। साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे करके, उनको रोजगार दे करके, तो जो सपोर्ट है जो मजदूरों के लिए, जो वहां पर जिनके पास रोजगार नहीं होता है, उनके लिए जो सपोर्ट था वो 100 दिन से 125 दिन किया गया इस योजना में, जैसा कि हम जान रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये इसको एक कहना चाहिए एक वर्जन 2 हम बोल सकते हैं कि एडवांस वर्जन है, जिसमें सुधार करने की कोशिश की गई है, ताकि जो खर्चा हो रहा है और जो करदाताओं का जो पैसा इस योजना पर खर्च किया जा रहा है उसका सही रूप में इस्तेमाल किया जा सके और सकारात्मक इस्तेमाल किया जा सके। सकारात्मक, जी बिल्कुल, ताकि गांव में जिस तरह के आधारभूत सुविधाओं की जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाके रोजगार के साथ साथ ये उद्देश्य भी उसके सामने रख दिया गया है। जी, क्योंकि विकसित भारत भी जोड़ा गया है, विकसित भारत 2047 तक का जो लक्ष्य है। समीर चौगावकर जी, जैसा कि दीपशिखा जी ने कहा, मैं तो खुद ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूं, उसी गड्ढे को पाटना, उसी तालाब को पाटना, उसी में फिर जॉब कार्ड जारी करना, ऐसे लोग जो कि नहीं है उनके भी जॉब कार्ड बनाना, घर पर बैठे बैठे भुगतान करना, मस्टर रोल में ऐसे जिस तरीके से लोगों को शामिल करना, एकदम ये जिसको कहते हैं ना कि ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण पंचायत स्तर पर एक संस्थागत स्वरूप ले चुका था भ्रष्टाचार का, जिसमें पूरा का पूरा तंत्र शामिल होता था। उस पर किस तरीके से ये रोक लगा सकेगा वीबी जी राम जी, जबकि अब इसमें डीबीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी नई चीजों का भी समावेशन किया गया है? देखिए, दीपशिखा ने बहुत अच्छे से इस बारे में बताया अभी हमको, और मुझे लगता है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय भी उन्होंने मनरेगा को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। जब प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने कहा था कि भाई मनरेगा मनमोहन सरकार की विफलता का स्मारक के रूप में याद किया जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा थी कि इसको मॉडिफाइड किया जाए, इसको मॉडर्न वे में इसको लेकर आया, इसके अंदर करप्शन ना हो, जो पैसों का भ्रष्टाचार था इसके अंदर। राज्य सरकार कहती थी कि केंद्र से पैसा आया तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी झाड़ लेती थी। एक संगठित ठेकेदार थे जो फर्जी कागज बनाते थे, फर्जी मजदूर क्रिएट किए जाते थे, उनका पैसा उठा लिया जाता था। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य को भी इससे पार्टिसिपेशन करना पड़े, इसमें राज्य सरकार को भी पैसा देना पड़ेगा। मजदूरी 100 से 125 दिन की कर दी गई है। तमाम तरह के जो लीकेज इसके अंदर जो कहते हैं लीकेजेस थे, उसको बंद करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, और 1000 करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार में जाता था उसे रोकने का काम किया है।
और सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो मजदूर मजदूरी करता है उसी मजदूर को पैसा मिले, उसका पैसा कट ना हो, किसी फर्जी मजदूर को उसको पैसा ना मिले। और तमाम तरीके की स्किल उसके अंदर डाली गई है कि भाई जब बारिश होती है, जब पानी होता है, जब मजदूरों पे का 60 दिन का काम ना हो यहाँ पर, तो वो किसी और काम में उसको एंगेज किया जा सके, उसकी मजदूरी सुनिश्चित हो सके। तो सरकार ने बेसिकली मजदूरों के लिए समावेशी, सहभागी और पारदर्शिता के लिए सरकार लेकर आई है। और सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि मनमोहन सरकार के समय में इसके अंदर जो कमियां थी उसको दूर किया जाए और उसे थोड़ा एक एडवांस वर्जन के रूप में लेकर आया जाए, जिससे मजदूरों को मजदूरी मिले, उनको भुगतान भी प्रॉपर हो और उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। मुझे लगता है ये एक अच्छे तरीके से सरकार इसको लेकर आई है तमाम रिसर्च करने के बाद। और अब सरकार सबसे इस पे अपना ओपिनियन लेने के लिए सरकार ने कहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी अब सत्र शुरू होने वाला है, विपक्ष भी इसमें अगर लगता है तो सरकार को सुझाव दे सकता है, बिल्कुल सुझाव दे सकता है। विपक्ष इसलिए विरोध ना करे कि प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर आए तो जी राम जी क्यों है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी राम जी सिर्फ राम का नाम डालना है इसलिए इसको जी राम जी किया गया है, विपक्ष इस राम जी के नाम में ना पड़े। विपक्ष ये सुनिश्चित करे कि भाई वो मजदूर है, वो भी एक मेहनत मजदूर करता है, उसकी सुविधाएं कैसे हो। विपक्ष के पास कोई सजेशन है वो सरकार को दे, सरकार उसको सुनेगी। मुझे लगता है कि सबको मिलकर, सारे राजनीतिक दलों को मिलकर अपनी इसमें सहभागिता देना चाहिए, अपने विचार देना चाहिए और जो बेहतर मजदूरों के लिए हो सरकार जो करे वो मुझे लगता है सबको स्वीकार करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक मंच मिला है मसौदा नियम के जारी होने के बाद, पब्लिक डोमेन में आने के बाद, कि जो आलोचनाएं भी की जा रही थी या जो आशंकाएं भी जाहिर की जा रही थी, उनके निवारण के लिए भी आप एक मौका है, आप उसको चाहे सकारात्मक तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं वीबी जी राम जी, यानी कि 1 जुलाई से लागू होने वाले युगांतकारी श्रम कानून की, जिसमें रोजगार की गारंटी है ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, और दीपशिखा सिकरवार जी, वरिष्ठ संपादक इकोनॉमिक टाइम्स। दीपशिखा जी, इससे पहले जैसे चर्चा हो रही थी, जो मसौदा नियम जारी किए गए हैं, ड्राफ्ट रूल्स जारी किए गए हैं, उनमें NLSC या राष्ट्रीय स्तर की नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी का भी प्रावधान किया गया है। इन सब के अलावा अगर देखें तो एक काउंसिल का प्रोग्राम किया गया है, राष्ट्रीय स्तर के केंद्रीय ग्रामीण रोजगार परिषद की स्थापना की प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें की गई हैं। किस तरीके से देखते हैं कि वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ साथ बहुत, जिसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर, इसको जाकर लागू करके लाभ पहुंचाने की कवायद की जा रही? देखिए, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कितना और मजबूत किया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र में और रोजगार के किस तरह से अवसर और जो है वो लाए जा सकते हैं। और वी राम जी के लिए ये जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं, क्योंकि सरकार तैयारी कर रही है अब इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो ये ड्राफ्ट रूल्स लाए हैं क्योंकि बहुत सारा काम है, जैसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन रहे हैं, वो चल रहे हैं, अभी उनका कैसे ट्रांजिशन होगा। तो ये जो रूल्स आए हैं इन सब में ये प्रावधान किए गए हैं। उसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि ये कमिटियां जो हैं, ये काउंसिल, ये सब बनेगी, तो ये इन जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं उनका उद्देश्य ये है कि ये इस पूरे जो वी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है, इसका जो उद्देश्य है और इसके तहत जो प्रोग्राम रन किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वो तैयार किया जाएगा जी, उसके ऊपर नजर रखे, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए और क्या करना चाहिए, वो सब जो, और कोई अगर उसमें शिकायतें आती हैं या कुछ और बदलाव की जरूरत है रूल्स के तहत, तो ये जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं, ये बॉडीज जो क्रिएट की जा रही हैं,
ये इसीलिए बनाई जा रही हैं ताकि उनका तुरंत समाधान भी किया जा सके, उसको और आगे बढ़ाया जा सके। ये पूरा एक जो ढांचा है, इसको एक ग्रामीण क्षेत्र को हम किस तरह से और मजबूत कर सकते हैं, ये उस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो जी। अगर आप देखें कि हर स्तर का इसमें टेक्नोलॉजी को लाया गया है, अलग तरह का सोशल जो है ऑडिट्स तो पहले भी प्रावधान था, इसमें भी कंटिन्यू किया गया है। राज्यों की भागीदारी इसमें और बढ़ाई गई है। तो उम्मीद ये की जाती है कि ये जो पहले एक ढांचा था, जो शिकायतें थी, जो उसमें इश्यूज उत्पन्न हुए थे, वो कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की वो गई है। अब इसमें एड्रेस हो और एड्रेस होने के साथ साथ इसे और फोकस्ड बनाया जाए इस योजना को। तो ये ढांचा जो है इसीलिए बनाया जा रहा है। जी। समीर चौगांवकर साहब, अगर देखें विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा गया है इस ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को, विकसित भारत विकसित ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों को ये भी अधिकार कि वो अपने हिसाब से दीर्घकालिक, जिसको कहते हैं कि और प्रोडक्टिव, उत्पादक रूप से और दीर्घकालिक स्वरूप से खुद अपने काम को तय करें। इसके पहले के अगर देखें अनुभव जो थे वो बहुत चुनिंदा क्षेत्रों में ही काम होता था, लेकिन अवसंरचना निर्माण या फिर ग्रामीण अवसंरचना के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी कहीं ना कहीं पोषण किस रूप में देखते हैं कि नया ये कानून इसको भी समाहित करता है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और मोदी सरकार ने यह तय किया कि भाई ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उनको विशेष अधिकार और ज्यादा अधिकार मिले, इसलिए पंचायत लेवल पर वो काम का तरीका भी तय कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये मानना है, मुझे लगता है कि 2047 विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी मिशन और उद्देश्य लेकर चल रहा है, उसमें ग्रामीण की बड़ी भूमिका होगी। और ये लग रहा था कि एक बड़ा हिस्सा देश का जिस तरीके से इससे कट रहा था, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और कैबिनेट ने जिस तरीके से जीवी राम जी बिल लेकर आए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि ग्रामीणों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई भ्रष्टाचार ना हो। और इसमें तमाम राज्यों को अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को भी जिस तरीके से 90 का जो रेशियो दिया गया है कि 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी, तो और बाकी राज्यों में 60-40 का भी किया गया है, 80-20 का भी किया गया है कि भाई जहां राज्य सरकार, बड़े राज्य सरकारें समर्थ है, वो 40% बियर करेगी। तो राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी है कि जब आपका पैसा जाएगा तो आप ये देखने की कोशिश करोगे कि काम ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा, कि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। मतलब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भी इसके अंदर शामिल किया है। और इतना बड़ा मजदूर वर्ग है जो देश के अंदर काम कर रहा है, उनको जिस तरीके से मतलब एक पारदर्शी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था, उनकी सहभागिता नहीं हो रही थी, उनका प्रॉपर काम नहीं मिल रहा था। देखिए 60 दिन का जो कटाई बुनाई वाला जो समय आता है, उस समय भी किस तरीके से उनको मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की है। तो सरकार ने पूरी तरीके से मजदूरों को यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उनको मेहनत का काम मिले, वो जितने दिन काम करते हैं उनको पूरा पैसा मिले, नए काम उसके अंदर जोड़े गए। इससे वैसा नहीं कि गड्ढा खोदने का काम होगा, तमाम तरह के काम उसके अंदर शामिल किए गए। और मुझे लग रहा है कि मजदूरों के एक बड़े हित में सरकार ये इसको लेकर आई है। तो विपक्ष भी इसे मुझे लगता है कि अपना सहभागिता दे, राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हो। ऐसा ना हो कि ये केंद्र सरकार की योजना है तो जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य, जो फिर तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो या दक्षिण के राज्य हो, वो इसका विरोध करे और इसके अंदर किसी तरह का रोड़ा डालने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी इसका समर्थन करना चाहिए, विपक्ष के दलों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। तो 1 जुलाई से लागू होने वाला यह बिल, मुझे लगता है अगर व्यवस्थित तरीके से लागू होगा, सबके पार्टिसिपेशन से लागू होगा, तो ये क्रांतिकारी कदम होगा, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिसको ग्राम स्वराज की संकल्पना की गई है कि गांव आत्मनिर्भर हो, गांव विकसित हो, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इससे हासिल करने की कोशिश है। दीपशिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, डीबीटी के जरिए भुगतान के अलावा एक समय अवधि में भुगतान की गारंटी न होने पर फिर मुआवजे की गारंटी, ये भी नए प्रावधान किए गए, ये भी कितने लाभकारी, कितने परिवर्तनकारी? तो देखिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप देखें, सरकार ने आते ही किया था, डीबीटी पर बहुत फोकस है, सारी योजनाओं में बहुत फोकस है डीबीटी के ऊपर, ताकि जो काम कर रहा है, जिसको वो राशि सरकार पहुंचाना चाहती है, वो डीबीटी के जरिए पहुंच जाए जी। तो चूंकि ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि उसमें डिले होता है, कई बार भुगतान समय पे नहीं होता है, और कई बार भुगतान जो है बीच में कोई बिचौलिए हैं, या उस तरह के जो रिपोर्ट्स थे, उनको इस बार ये जो नया ढांचा बन रहा है, इसमें पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे की उम्मीद की जा रही है। और
उसमें यह है कि समय पे ट्रांसफर हो जाए। अगर नहीं होता है समय पे ट्रांसफर, अगर किसी वजह से देर होती है भुगतान में, तो जिसको पैसा मिलना है उसको जो है कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि वो जो है उसको समय पे पैसा नहीं मिला है, अपनी मजदूरी नहीं मिली है, तो उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये जो प्रावधान है खासतौर से वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनके मद्देनजर ये जो है ये प्रावधान किए गए हैं, ताकि इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का जो उद्देश्य है, इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो सके, ताकि जो मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना है ग्रामीण क्षेत्र में और उन्हें समय पे उनका जो भुगतान है वो सुनिश्चित करना है। जी समीर चौगांवकर साहब, आखिरी सवाल आपसे, किस तरीके से देखते हैं मनरेगा के अनुभवों को देखते हुए, मनरेगा के डेटा को देखते हुए, मनरेगा के जो सफलता या फिर ग्राउंड लेवल पर उसकी बदलाव को देखते हुए, और ये जो प्रस्तावित है 1 जुलाई से, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी है, ग्रामीण अवसंरचना भी इससे जुड़ी हुई है, ग्रामीण जनता की एस्पिरेशंस भी इसमें कहीं जुड़े हुए एड्रेस होते हुए दिखते हैं। एक समग्र स्वरूप, समावेशी स्वरूप तो दिखता है कि खुद मुख्तारी दिखेगी कि ग्राम पंचायतें मिलकर अपने श्रम, संसाधन, शक्ति का उपयोग सकारात्मक और दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी कर सकेंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देखिए, मनरेगा मनमोहन सरकार लेकर आई थी, लेकिन इसको लाकर मनमोहन सरकार ने छोड़ दिया था। और जिस तरीके से अंदर तमाम तरीके इसके अंदर भ्रष्टाचार शामिल रहे, तमाम तरीके की इसके अंदर शिकायतें आती रही कि गड़बड़ हो रहा है, उसके अंदर पैसा बिचौलियों को, दलालों को, ठेकेदारों को जा रहा है, उसके अंदर लूट हो रही है, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मनमोहन सरकार ने इसके ऊपर कोई बहुत प्रभावशाली और स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें जब देखा कि इतने बड़ा एक जो योजना लागू है, पूरे देश में लागू, और मजदूरों को जो जा रहा है उसमें बड़ा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो अकाउंट में पैसा जाता है उसकी सुनिश्चित किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि भाई मजदूरों को मजदूरी समय से मिले, अगर समय से मजदूरी नहीं मिलती है तो उसको मुआवजा दिया जाए। अगर नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे राज्य है वहां पर अगर राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि पैसा दे सके, तो 90% केंद्र सरकार उठाएगी और 10% राज्य को दिया जाएगा। जहां राज्य सरकारें समर्थन उससे ज्यादा वहां से कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो इसके अंदर तमाम जो लूपहोल्स है उसको दूर करने का काम किया और उसमें नए फीचर्स जोड़कर इसके मुझे लगता है प्रधानमंत्री मनरेगा को एक नए मॉडल में लेकर आए, नए तरीके से लेकर आए, नए रेसिपी के रूप में लेकर आए, जो थोड़े अट्रैक्टिव है, जो थोड़ा स्वादिष्ट है, जिसके अंदर तमाम तरीका है। तो मजदूरों को इसके अंदर बेनिफिट है बेसिकली, और उनके तमाम तरीके, श्रमिकों की जो तमाम दिक्कतें आती थी ग्राउंड लेवल पर, उसे दूर करने का काम मुझे लगता है केंद्र सरकार ने किया। सरकार ने माना कि एक बड़ा वर्ग देश का इस से जुड़ा हुआ है अपनी मजदूरी के लिए, तो उनकी मजदूरी सुनिश्चित हो, उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो, काम उनको मिलता रहे, वो सारी जो कमियां थी वो इसमें दूर करने की कोशिश की गई है। जी, तो निश्चित तौर से वीबी जयराम जी एक युगांतकारी कदम साबित होगा। 1 जुलाई से लागू होगा और मनरेगा और इसके बीच की जो ट्रांजिशन की स्थितियां हैं, जो संक्रमणकालीन प्रावधान हैं, वो भी किए गए हैं। जनता को, एक विपक्ष को, हितधारकों को, हर एक व्यक्ति को एक अवसर है कि इसमें प्रारूप नियम में अपने सुझाव भी दे सके, 20 जून तक दे सके, समावेशी स्वरूप दिया जा सके, पारदर्शी स्वरूप दिया जा सके और जनता का अंततः लाभ हो, श्रम का अंततः सम्मान हो और विकसित गांव और विकसित भारत की संकल्पना साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद समीर चौगांवकर जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।